हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के मेरे वीडियोस में हमने ये बात करी थी कि कैसे हमें लाइट रिएक्शन से एटीपी और NADPH2 मिलता है, जिसको हम फर्दर यूटिलाइज करते हैं डार्क रिएक्शन में, जिसमें हमारा C3, C4 और कैम प्लांट्स के अलग अलग साइकिल्स चल रहे थे और हमें फाइनली ग्लूकोज मिल रहा था। अब हमें क्या करना है कि उसी ग्लूकोज से हमें एटीपी और NADH2 निकालना है। बेसिकली अब हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन इज रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड स्टोर, ग्लूकोज के फॉर्म में, जो हमें मिला था फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हम आ जाते हैं, सबसे पहले जो स्टेप करेंगे वो होगा ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारे पास ग्लूकोज जो तुम्हें फोटोसिंथेसिस से मिला था, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कैसे? हेक्सोकाइनेज की मदद से। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे ATP भी खर्च हो रहा है, एनर्जी भी लग रही है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में, ठीक है, यानी कि यहाँ से एक फॉस्फेट हटा और कहाँ लगा? ग्लूकोज में। तभी तो ये 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लगा, वो यहाँ से लगा ATP से। ओके, अब आगे हम जाएंगे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसलिए यहाँ पे एंजाइम आएगा आइसोमरेज। फर्दर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, यानी कि फॉस्फेट का एक और मॉलिक्यूल आया, वहाँ वो भी यहीं से आएगा ATP से। और यहाँ पे दोबारा हमारा एक और ATP खर्च हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है ADP में। और एंजाइम कौन सा लग रहा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसके बाद क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा PGAL और DHAP में। ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, इसलिए 2 बने, ठीक है, क्योंकि अभी तक 6 कार्बन चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे आके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स भी बन गया, ठीक है। और एंजाइम कौन सा लगा? एल्डोलेज। फर्दर क्या होगा? ये जो PGAL है फिर ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिस PGA में। 1,3 बिस PGA इज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि हमें 6 कार्बन की स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल बन गए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। यहाँ पे क्या होगा? पानी खर्च होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट खर्च होगा, लेकिन यहाँ पे हमें अब एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तक हम ATP खर्च कर रहे थे 2 स्टेप में, यहाँ पे हमें एनर्जी मिली NADH2 के फॉर्म में। 2 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं तो NADH2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। फिर क्या होगा? 1,3 बिस PGA कन्वर्ट होगा 3 PGA में, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे हमें फिर से एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हम सब 2 मॉलिक्यूल्स में बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यहाँ हमें 2 मॉलिक्यूल मिले NADH2 के, यहाँ मिले 2 मॉलिक्यूल ATP के। फिर क्या होगा? 3 PGA कन्वर्ट हो जाएगा 2 PGA में, लेकिन कार्बन तो अभी भी 3 ही है, इसलिए इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और कौन सा एंजाइम यूज होगा? म्यूटेज। अब क्या होगा? 2 PGA कन्वर्ट होगा पेपा में, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। एंजाइम कौन सा लग रहा है? इनोलेज। यहाँ पे हमें वाटर भी मिल गया, यहाँ हमने वाटर दिया था, यहाँ पे वाटर मिल गया। तो आप देख रहे हो कि कैसे इस स्टेप तक हमने सब कुछ दिया है। ATP हमने दी, एनर्जी दी, पानी दिया, लेकिन अब हमें धीरे धीरे एनर्जी मिलनी शुरू हो गई, पानी भी मिल गया। अब क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल पेपा के बन गए थे, ये कन्वर्ट होगा फाइनली तुम्हारा पायरुविक एसिड में। सबके 2 मॉलिक्यूल चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सब में 3 कार्बन है और हमें 6 कार्बन मेंटेन करने हैं, इसलिए सबके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हमें एनर्जी मिल रही है, और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो एनर्जी के भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। 2 ADP कन्वर्ट होगा 2 ATP में। और एंजाइम कौन सा लगा? पायरुविक एसिड काइनेज, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा स्टेप हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। अब बच्चों, आपका ये जानना जरूरी है कि जो एनर्जी है वो हमें ATP के फॉर्म में भी मिलती है, या इनडायरेक्टली NADH2 के फॉर्म में भी मिल सकती है। वो भी एक तरीके की एनर्जी ही होती है। NADH2 फर्दर ATP में ही कन्वर्ट होता है। कैसे होता है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले भाई हमने जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा उसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि हमने 2 ATP दिए थे, ठीक है, पहले, और हमें बाद में 2-2 करके 4 टोटल ATP के मॉलिक्यूल्स मिले थे, ठीक है। तो यानी कि 4 हमें मिले, पर हमने 2 दिए थे पहले। तो टोटल हमारा जो सबस्ट्रेट लेवल गेन है, या जो नेट गेन है ATP का, वो 2 ATP का है।
ठीक है, क्योंकि हमें मिले 4 बट हमने पहले 2 खर्च भी किए थे। ठीक है, NADH2 तुम्हें कितने मिले? 2 मॉलिक्यूल्स मिले। अब जनरली एक NADH2 3 ATP बनाता है, यानी कि 2 कितना बना लेगा? 2 3 6 ATP। लेकिन कभी कभी एक NADH2 2 ATP बनाता है, यानी कि 2 2 4 ATP। अब वो कब 2 बनाता है, कब 3 बनाता है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। अभी के लिए ये मान के चलो कि 4 भी बना सकता है और 6 भी, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया? 2 + 4 6 और 2 + 6 8। तो 6 या 8 ATP हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिल रहा है। ठीक है, इतना हमारा गेन हुआ है एनर्जी का ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन से। ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन जानने के बाद अब हम पढ़ते हैं एक और रिएक्शन जिसका नाम होता है लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन। इसका नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट करता है क्रेब्स साइकिल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में ये जान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। हमें ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या मिला था? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे, उसी में हम मिला देंगे 2 मॉलिक्यूल्स कोएंजाइम ए के। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के। ये 3 कार्बन था, ये 2 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में उड़ जाएगा। और क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ये उड़ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज यूज हो रहा है, इसलिए हम इसे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है गैसियस फॉर्म में, इसलिए हम इस स्टेप को डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। तो तुम्हारा ये जो रिएक्शन है ये एक तरीके से डिहाइड्रोजनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन का समेशन है। ठीक है, और ये जान लो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का ही एक कोफैक्टर होता है TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो यहाँ पे यूज होता है। और यहाँ पे एक एलिमेंट भी यूज होता है जो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? हमें एनर्जी भी मिलती है, NAD+ कन्वर्ट होता है NADH2 में। इसी के साथ हमारा ये वाला रिएक्शन भी खत्म होता है। अब हम बात करें लिंक रिएक्शन की बैलेंस शीट के बारे में, तो बहुत ही आसान है। हमें 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिले थे, तभी हमने उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोला था। और हमें 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 के मिले थे। अब मैंने तुम्हें अभी बताया था कि NADH2 जो है वो एक NADH2 का मॉलिक्यूल 2 ATP भी दे सकता है और 3 भी, जनरली 3 ही देता है। ये स्लैश वाला केस जो है ये सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में आता है कि 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। आगे हम जब भी बात करेंगे NADH2 की तो वो 3 ATP ही देगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, इसलिए 6 ATP मिल रहे हैं हमें, 2 3 6। इसी के साथ हमारी लिंक रिएक्शन की बैलेंस शीट भी कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन पढ़ने के बाद अब हम फाइनली आते हैं क्रेब्स साइकिल पे, जिसको हम TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या CA साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। बुक में तो हमारा बहुत आसान सा दिया हुआ है, छोटा सा दिया हुआ है, पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगी ताकि आपके नीट में काम आए। ठीक है, पहले हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं जितना हमारे NCERT में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि ये तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ओके, अब तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया कि लिंक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या बना था? एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, उसी का एक मॉलिक्यूल हम एक साइकिल में यूज करेंगे, एक और मॉलिक्यूल, तो बेसिकली 2 साइकिल। एक ग्लूकोज से 2 साइकिल ये चल पाएगी क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो हम बताते हैं कि सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो 2 कार्बन का कंपाउंड था। दोनों ने मिला के बना दिया 6 कार्बन का कंपाउंड और उसका नाम रखा सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। इसमें 6 कार्बन थे, इसमें 5 कार्बन है, यानी कि एक डीकार्बोक्सिलेशन के फॉर्म में CO2 के फॉर्म में बाहर उड़ गया और हमें इस फॉर्म में एनर्जी भी मिली। ठीक है, NADH2 के फॉर्म में। फिर क्या हुआ? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हुआ सक्सेनिक एसिड में। यहाँ पे ये 5 कार्बन था, ये 4 कार्बन है, यानी कि फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे हमें GTP, जिसको तुम ATP मान लो, वो भी मिलता है और NADH2 मिलता है, यानी कि बहुत सारी एनर्जी मिली हमें इस स्टेप में। अब ये सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। ये 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, तो नो CO2 इवॉल्व, लेकिन हाँ FADH2 के फॉर्म में हमें एनर्जी जरूर मिलेगी। मैलिक एसिड फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। इस स्टेप में हमें NADH2 मिलेगा। ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, तो नो CO2 इन्वॉल्व, बस हमें NADH2 के फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी। और ये हमारा क्रेब्स साइकिल था। 2 मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए के, तो यही चीज 2 बार चलती है। ठीक है,
हमने एनसीईआरटी लेवल का क्रेब्स साइकिल तो पढ़ लिया। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ क्रेब्स साइकिल, क्योंकि कभी कभी नीट में पूछ लेता है एंड वी डोंट हैव टू टेक रिस्क नो। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला और सिट्रिक एसिड बना। इस प्रोसेस में H2O भी यूज होता है, इसलिए इसे कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा सिस अकोनिटिक एसिड में, किसकी मदद से? अकोनिटेज की मदद से। और इसमें जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है Fe आयरन। ठीक है, अब सिस अकोनिटिक एसिड कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में, किसकी मदद से? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है उसकी मदद से। फिर आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में। ठीक है, और यहाँ पे हमें एनर्जी मिलेगी NADH2 के फॉर्म में, इसलिए हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। अब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है और ये 5 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि एक कार्बन CO2 के फॉर्म में उड़ गया, इसलिए इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन बोला। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, और यहाँ पे CO2 भी रिलीज होती है और एनर्जी भी मिलती है हमें NADH2 के फॉर्म में, इसलिए इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन भी, दोनों साथ में हो रहा है। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड में, और यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है GTP या फिर ATP बोल सकते हैं उसके फॉर्म में। फिर सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमारिक एसिड की मदद से, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है उसकी मदद से, और यहाँ पे FADH2 के फॉर्म में हमें एनर्जी भी मिलती है, इसलिए फिर से इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोला गया है। फिर फ्यूमारिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में फ्यूमरेज की मदद से। फिर मैलिक एसिड दोबारा से चला जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास, और किसकी मदद से? मैलिक डिहाइड्रोजनेज की मदद से। यहाँ पे फिर से हमें NADH2 के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन। अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें एक बार कंडेंसेशन हुई है, 4 बार ऑक्सीडेशन हुई है, 1 2 3 4, और 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, 1 और 2। अब ये कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बता दिया क्रेब्स साइकिल। अब हम क्रेब्स साइकिल की बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या मिला? 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स मिले। सबस्ट्रेट लेवल गेन देखे तो हमें एक मिला था GTP के फॉर्म में ATP, और FADH2 हमें मिला था 1, NADH2 मिले थे 3। एक FADH2 2 ATP देता है और एक NADH2 3 ATP दे रहा है। 3 NADH2 3 3 9 ATP देंगे, तो टोटल क्या हो गया? 12 ATP। ठीक है, अब याद करो ग्लाइकोलाइसिस से एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिल रहे थे, फिर लिंक रिएक्शन में हमने 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए थे। अब हमने जो ये पूरा बात की, ये तो हमने एक ही एसिटाइल कोएंजाइम की बात करी ना, एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में से हमें ये सब मिल रहा था। अब लेकिन हमारे पास तो टोटल 2 मॉलिक्यूल थे एसिटाइल कोएंजाइम ए के, तो यानी कि टोटल हमारा जो ATP मिलेगा वो हमें 24 ATP मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए, और क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम ए के, इसलिए 12 2 24 ATP हमें टोटल मिल रहा होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि क्रेब्स साइकिल से हमें टोटल 24 ATP मिल रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने जो तीनों रिएक्शंस पढ़े, इन तीनों से हमें टोटल कितनी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से हमें 6 या 8 ATP मिल रहा था, लिंक रिएक्शन से हमें 6 ATP मिला, क्रेब्स साइकिल से हमें 24 ATP मिले, यानी इन टोटल हमें 36 या 38 ATP मिल जाते हैं। अब 36 ATP कब मिलता है और 38 ATP कब मिलता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।